नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गई है राजनीतिक दलों की परीक्षा। तो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा, राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बन चुका है। राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंचायतों के उपचुनाव भी इसी शेड्यूल के साथ कराए जाएंगे। इनमें पानीपत और करनाल में जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समितियां और 29 सरपंच शामिल हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कहां-कहां होने हैं चुनाव। नगर निगम चुनाव पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में होंगे। नगर परिषद के लिए भी चुनाव होना है। रेवाड़ी में चुनाव होगा। तो वहीं नगर पालिका में भी चुनाव तारीखों की घोषणा की गई है। सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा में चुनाव होना है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में निगम चुनाव होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव होगा। पंचायती राज के चुनाव भी साथ होंगे। 10 मई 2026 को चुनाव होगा। 13 मई को मतगणना होगी। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। 28 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। रविवार यानी 10 मई को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आज से आचार संहिता लागू की जा चुकी है। सभी चुनाव ईवीएम से ही होंगे। तो वहीं चुनाव को लेकर सियासी तापमान पहले से हाई है। तारीखों की घोषणा के बाद अब हलचल और तेज होगी। तारीखों के ऐलान से काफी पहले ही दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू की और जीत की दावेदारी भी। दोनों ही पार्टियां अपने अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी हैं। कांग्रेस के सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा के नगर निगम चुनाव अब सियासी ताकत की सीधी परीक्षा बन चुके हैं। ये चुनाव अब ये तय करेंगे कि हरियाणा में शहरी राजनीति की कमान किसके हाथ में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मैदान में अब जोरदार मुकाबला देखने को मिलने वाला है। सियासी तापमान प्रदेश का पहले से ही हाई है। तारीखों की घोषणा तो अब हुई है, लेकिन जब से नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट थी, तब से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी निगम चुनावों को लेकर एक्शन मोड में नजर आई थी। लगातार दोनों पार्टियों की ओर से तैयारियां तेज की गई। अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने का काम दोनों ही पार्टियों ने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया गया है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही देखा जा रहा है और तैयारियों के साथ साथ दावेदारी भी दोनों पार्टी की ओर से की जा चुकी है। दोनों पार्टियां अपने इंतजामों को, अपनी रणनीति को पुख्ता बता रही है और दोनों ही पार्टियों को ऐसा लगता है कि इस बार वोटर्स का साथ उन दोनों के साथ है। लेकिन अब जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में इस बात को समझेंगे कि आखिर निकाय चुनाव में किन मुद्दों की गूंज होने वाली है और कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, कितनी सजग है अपनी तैयारियों को लेकर। कांग्रेस के लिए खास तौर पर बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि संगठन को मजबूत करने की कोशिश के बाद ये पहला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि राज्यसभा चुनाव हुआ, लेकिन वो एक दूसरा मसला है। अब निकाय चुनाव, जहां जनता के मूड को समझने वाला ये पहला चुनाव माना जा रहा है, इसमें यह पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की जो रणनीति तैयार की है, जितनी कोशिशें की हैं, वो कितनी सफल हुई हैं। क्योंकि चुनाव के समय में अक्सर कांग्रेस में अंतर कला खुलकर सामने आ जाती है, गुटबाजी सामने आ जाती है। अब ऐसे में जब निकाय चुनाव होंगे तो ये पता चलेगा कि कांग्रेस की तैयारियां कितनी मजबूत हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहां-कहां चुनाव होने हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में निगम के चुनाव होंगे। रेवाड़ी में नगर परिषद का चुनाव होना है। सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा जो कि नगर पालिका है, यहां पर भी चुनाव होगा। नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान SEC की ओर से किया जा चुका है, यानी राज्य चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में निगम के चुनाव होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव होगा। 10 मई को चुनावी परीक्षा है। सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा में नगर पालिका
चुनाव की घोषणा आज की जा चुकी है। पंचायती राज के चुनाव भी होंगे। 10 मई 2026 को चुनाव होगा और 13 मई को मतगणना होगी। तो ये पूरा शेड्यूल हमने आपको बताया कि निकाय चुनाव में कब क्या होना है। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन उम्मीदवार कर सकते हैं। 28 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने की तिथि तय की गई है। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। रविवार यानी 10 मई को मतदान होगा। इस दिन जनता जाकर अपने मत का प्रयोग करेगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आज से आचार संहिता लागू की जा चुकी है। और चुनावी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएं तो सभी चुनाव ईवीएम से होंगे। 15 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक नामांकन भरा जाएगा। तो पूरा शेड्यूल आज जब राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो बताया गया, जारी किया गया। ये भी बताया गया कि इस बार प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं जिससे चुनाव निष्पक्ष तरीके से पूर्ण हो। 10 मई को जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और निकाय चुनाव में जनता किसे अपना साथ देगी ये पता चलेगा 13 मई को। 13 मई को मतगणना होगी। तो नगर निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल हमने आपको बताया। एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव होंगे। रेवाड़ी में नगर परिषद का चुनाव होगा। नगर पालिका की बात करें तो सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा में भी चुनाव की घोषणा आज की जा चुकी है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज एसईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, यानी राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अब सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर काफी पहले से ही शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने दावेदारी ठोकी है कि हमारी पार्टी मजबूत है और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से तैयार है और पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा चुका है। अब इसी प्लान ऑफ एक्शन के आधार पर आगे दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में दिखाई देंगी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ। और 13 मई को मतगणना होगी। 13 मई को यह पता चलेगा कि आखिर किसने जनता का दिल जीता है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब इसके साथ ही प्रदेश का सियासी तापमान और बढ़ेगा। हालांकि देखिए, जब निगम चुनाव यानी निकाय चुनाव की हम बात करें तो जब इसकी सुगबुगाहट हुई थी कि अब निगम चुनाव होने हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही इस चुनाव को लेकर सीरियस थे, सक्रिय थे और महीनों पहले से ही चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। दोनों पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां की गई हैं। हालांकि अब देखना यह होगा किसकी तैयारियां धरातल पर ज्यादा मजबूती से सामने आती हैं और किस पर जनता को भरोसा है। 10 मई को मतदान होगा। 10 मई को जनता वोट करेगी। बता दें आपको कि ईवीएम के जरिए ये चुनाव होगा। ईवीएम से ही वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 10 मई 2026 को चुनाव होगा। रविवार का दिन है। 10 मई को ही पंचायती राज चुनाव की मतगणना हो सकती है। 13 मई को मतगणना होगी। तो नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। अपने अपने मुद्दों के साथ दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर उतरेंगी। हालांकि 13 मई को यह पता चलेगा कि जनता का साथ किसको मिल रहा है और कौन जनता के सभी जो उनकी मांगे हैं, आम लोगों के जो मुद्दे हैं, उन पर जनता किस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है, ये 13 मई को पता चलेगा। बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो जनवरी 2026 में ही चुनाव प्रभारियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा चुकी है। पंचकुला में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ये जिम्मेदारी निभाएंगे। अंबाला में मंत्री रणवीर गंगवा और साथ ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता जिम्मेदारी निभाएंगी। सोनीपत में मंत्री कृष्णलाल पंवार और जवाहर सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही निकायों के लिए भी अलग अलग प्रभारियों के नियुक्ति की खबर सामने आई थी। बीजेपी सत्ता में अभी हम बात करें तो अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में इससे पहले जब निगम के चुनाव हुए तो उनमें बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया था। रेवाड़ी में वार्डों की संख्या 32 है। नगर पालिका की बात करें तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हिसार, रोहतक और रेवाड़ी
जिले का नाम अंबाला, नगर पालिका अंबाला, जहां 20 वार्ड हैं। रेवाड़ी में 32 वार्डों की संख्या है। उकलाना में 16, सांपला में 16 और धारूहेड़ा में भी 18 वार्ड हैं। अंबाला 20 वार्ड, पंचकुला में 20 वार्ड है और सोनीपत में कुल 22 वार्ड है। तो जब आज राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने तारीखों का ऐलान किया, पूरा शेड्यूल बताया, ये भी बताया कि इस बार प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं जिससे ये चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। 10 मई को जनता वोट करेगी। उकलाना में 16 वार्ड हैं, सांपला में 16 वार्ड हैं, धारूहेड़ा में 18 वार्ड में मतदान होगा। अंबाला में 20 है वार्डों की संख्या। पंचकुला की बात करें तो यहाँ 20 वार्ड बनाए गए हैं। रेवाड़ी में 32 है वार्डों की संख्या। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही पंचायती राज चुनाव को लेकर भी घोषणा की गई है। कांग्रेस के लिए ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस की ओर से जो बड़ी कोशिश की जा रही थी वो ये कि संगठन मजबूत बनाया जाए, यानी गुटबाजी, अंतरकलह, दरार की वजह से जिस तरह कांग्रेस को कई बार हार का मुंह देखना पड़ा, नाकामयाबी हाथ लगी है, उसके बाद अब कांग्रेस को लेकर यही चर्चाएं की जा रही हैं कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलती है, कांग्रेस को जनता का साथ मिलता है, तो इसके संगठन को मजबूत करने की तैयारियों को लेकर भी एक लिटमस टेस्ट के तौर पर आंका जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी बड़ी परीक्षा, क्योंकि इससे पहले अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में जब निगम के चुनाव हुए तो बीजेपी का ही कब्जा था। 10 में से 9 निगम पर बीजेपी का कब्जा है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि जहां जहां चुनावी जंग है वहां जनता किसे अपना साथ देगी, किसके सर पर ये ताज सजने वाला है, किन किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। शहरी मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है। बीजेपी से यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारियां हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहूंगी, इससे पहले जब निगम चुनाव हुआ तो तीनों नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला, आगे भी कायम रहेगा या कड़ी टक्कर देख रहे हैं आप कांग्रेस के साथ? देखिए, हम लोग हमेशा जब भी इलेक्शन की बात करें या इलेक्शन का कोई छोटे से छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, तो हम उसको बड़ा सिंसियरिटी से सिंसियर होके इलेक्शन की तैयारी करते हैं और निरंतर तैयारी करते रहते हैं। तो आने वाला जो रिजल्ट है, चाहे अंबाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगम तीनों में आपको एक तरफा इलेक्शन दिखेगा बीजेपी के पक्ष में, जैसा देश के अंदर माहौल चलता रहा निरंतर 2014 के बाद, और अब भी वही माहौल बना रहेगा। ऐसा आपके सामने अभी रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन दिखाई देगा। क्योंकि अगर नगर निगमों की बात करें, नगर परिषदों की बात करें या नगर पालिकाओं की बात करें, तो उसके अंदर जिस तरीके से बीजेपी सरकार में माननीय हमारे नैतिक सैनी जी, इससे पहले वे पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से वो काम किया है, उनको लोगों ने बड़ा सराहाया है। उनको देखते हुए जिस तरीके की ये नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एक इलेक्शन जो रीढ़ की हड्डी कहा जाती है, फाउंडेशन जिसको कहा जाता है, वो ले हो चुकी है और लोगों का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है बीजेपी की तरफ। यशपाल जी, आप कह रहे हैं कि विश्वास बढ़ रहा है, वो तो जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे? अपना रिपोर्ट कार्ड आप जनता के सामने अभी क्या पेश करना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े बड़े भी काम आते हैं, और उन कामों को चाहे एलईडी लाइट की बात करें, चाहे रोड, सीवर, पानी की बात करें, चाहे हम महिलाओं के लिए वहाँ पे हाउस टैक्स की बात करें, उनके अंदर रिबेट देने की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, चाहे हम लोग बीपीएल कार्ड की बात करें, इस तरीके के छोटे छोटे मुद्दे जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, तो उन चीजों के लिए रिक्वायरमेंट के लिए लोग नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं के अंदर जाते हैं और अपने काम कराते हैं। तो उस समय 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो आपको पता, देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे पड़े थे तीनों डिपार्टमेंट, और पूरा सिस्टम ऑफलाइन था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, हर सर्विस ऑनलाइन कर दी। अगर नगर निगम के अंदर आज अगर आपको कोई काम पड़ता है हरियाणा के अंदर, तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है। और नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद, एवरीथिंग इज ऑनलाइन।
अगर आपने कुछ भी अप्लाई करना है तो सब कुछ ऑनलाइन है और ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर है। ये सबसे बड़ा जो एक लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जो आया है कि कोई भी काम हो आपने घर बैठे बैठे उन कामों को करना है। और किसी की फाइल अगर 50 फाइलें अप्लाई किसी ने कर रखी है, ऐसा नहीं होगा कोई भी एम्प्लाई की 50 ही पहले ले आएगा, पहले के बाद दूसरी दूसरी और तीसरी ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर है। ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी रहे और अब निरंतर हमारे जो मुख्यमंत्री उन पे काम कर रहे हैं। तो इसी विश्वास को देखते हुए लोगों का विश्वास बीजेपी की तरफ है और रहेगा। लेकिन यशपाल जी, इस बार देखिए कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो क्या टफ कंपटीशन देख रहे हैं आप कांग्रेस के साथ? कांग्रेस की तैयारी एक जरूर हो रखी होगी। जिस तरीके के गुट हरियाणा के अंदर 12 हैं 10 हैं, उन गुटों की आपस की लड़ाई और आपस की खींचातानी और अपना आपस में जिस तरीके से ये माहौल पैदा करते हैं वो जरूर शुरू हो चुकी होगी। पब्लिक के अंदर ये लड़ाई कभी ना लड़ते हैं ना लड़ेंगे, ना पब्लिक इसको पसंद करती है ना करेगी। जिस तरीके के हालात इन लोगों ने अपने बनाए हुए हैं, आप देखिए जिस पार्टी के अंदर 11 साल के बाद उनका संगठन बनना शुरू हुआ हो, संगठन बना हो और उसके बाद भी 12 गुट हरियाणा के अंदर काम कर रहे हो। किसी भी काम के अंदर 12 गुट होते हैं, वो कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, चौथा कुछ कहेगा और लड़ाई निरंतर चलती है। पब्लिक की लड़ाई तो लड़ते नहीं। और दूसरी रही बात, पब्लिक इनको नकार चुकी है। वो एक विषय एक बार आपको ध्यान होगा चला था कि एक थी कांग्रेस, ये उस कगार पे पहुंच चुकी है कांग्रेस। एक थी कांग्रेस का विषय जो चला था वो मुझे लगता है लगभग नजदीक पहुंच चुके हम लोग। ठीक है यशपाल जी, अभी तो 13 मई को ही पता चलेगा कि किसको जनता ने स्वीकारा है और किसको नकारा है। आप बने रहिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जौदान जी भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, तारीखों का ऐलान आखिरकार हो गया। सुगबुगाहट काफी समय पहले से चल रही थी और उसके साथ ही सियासी पार्टियों की जो हलचल थी वो भी तेज हो गई थी। सबसे कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना, क्या कुछ ओपिनियन कि इस बार क्या कुछ मुद्दे प्रभावित करेंगे चुनाव को? अब देखिए, ऐसा है कि लोकल बॉडीज के अपने मुद्दे होते हैं विकास के, शहरी विकास के। हालांकि सरकार अपनी तरफ से दावे करती है, काम भी होते ही है, चल भी रहे हैं, लेकिन लोग उसका आकलन किस तरह से करते हैं, कितनी राहत उनको मिलती है, ये उनके अपने अनुभव पर आधारित होता है। हालांकि ये चुनाव एक्सपेक्टेड थे बड़े जल्दी ही, लेकिन बीच में पंचकुला के जो वार्ड रिजर्वेशन को लेकर हाई कोर्ट में चला गया था मसला। फिर वो बाद में अभी 2 दिन पहले ही उसका निपटारा हुआ है और हाई कोर्ट ने जो है वो परमिशन दे दी गवर्नमेंट को कि उसके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली वो 3 शेड्यूल कास्ट के लिए 3 वार्ड जो है रिजर्व कर दिए गए, तो वो स्वीकार कर लिया गया। तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब ये है कि कांग्रेस भी अपने आप को तैयार करने में पहले से ही तैयार थी। उन्होंने एक कमेटी का गठन भी कर दिया था लोकल बॉडी चुनाव के लिए। वो कमेटी तो ऑलरेडी पहले से ही गठित की हुई थी, तो महीना हुआ गया उस बात को। तो वो लगातार जो है कांग्रेस भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहती है, उनका तो लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बैठकें हैं और चुनाव तैयारियां और कमेटियां गठन करना और ये करना। तो अब वो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो जो है, चाहे ये मुख्य विपक्षी दल की लेवल पर आ गई, लेकिन जैसे कि कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार सरकार बना लेगी वो हरियाणा में, तो वो उम्मीद उनकी जो है जाती रही। अब वो देखते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को साबित करती है इस चुनाव में। अभी राज्यसभा चुनाव में भी वो बाल बच गई, वो सीट बचा ले गई एक बार कांग्रेस। अब देखते हैं कि इस चुनाव में वो किस तरह से तैयारी करती है, वोटों टिकटों का बंटवारा कैसे होता है, किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो अपने पर हमेशा ही पुख्ता रहती है और उसका मुकाबला कांग्रेस को करना है और कांग्रेस को साबित करना है कि वो अब अच्छी स्थिति में है, गुटबाजी पर नियंत्रण है और वो चुनाव जीतने का अपना जो है वो रिकॉर्ड जो है आगे बढ़ाने की स्थिति में है। तो देखते हैं कि अब ये क्या करते हैं, चुनाव की घोषणा तो होगी। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखना होगा कि कांग्रेस क्या रणनीति लेकर सामने आती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये होने वाला है। राजेंद्र जी, यशपाल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी तैयारियां हैं उसको तो हर एक राजनीतिक पंडित, हर एक राजनीतिक एक्सपर्ट सलाम करता है कि हाँ संगठन के तौर पर मजबूत है और अपने चुनावी कार्यक्रमों को लेकर बेहद सजग रहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से बीते दिनों संगठन को मजबूत करने की बहुत सारी कोशिशें की गई। अगर कांग्रेस एक साथ होती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तो कह चुके हैं कि सिंबल पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर कांग्रेस एक साथ होती है,
अंतर कलह सामने नहीं आता है, तो क्या बीजेपी को ये बड़ी चुनौती लग रही है? देखिए ये विषय कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम अपना काम लेकिन यशपाल जी, कहा यह जाता है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी या अंतरकलह सामने आती है उसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं तो मिलता ही है। देखिए कांग्रेस का एक विषय है, लेकिन वो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। कांग्रेस क्या करती है, टिकट पे लड़ाती है नहीं लड़ाती है, इंटरनल उन लोगों का अपना मामला है व्यक्तिगत। लेकिन हम लोग निरंतर तैयारी करते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं और काम पे फोकस करते हैं। जो पब्लिक के अंदर जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, समाज के हितों को ध्यान रखते हुए जो समाज के काम होते हैं उन पे पूरा फोकस किया जाता है। चाहे हमारे नगर निगम में पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे हमारा संगठन हो, संगठन का एक एक कार्यकर्ता उन लोगों तक पहुंचता है, उनकी रिक्वायरमेंट देखता है। चाहे हम पेंशन के मामले में बताएं, चाहे बीपीएल कार्ड के मामले के अंदर आप लोगों को बताएं, चाहे और भी छोटे छोटे काम है, सीवरेज की लाइन है, पानी की लाइन है, रोड बनाने हैं, उन कामों को ध्यान रखते हुए, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात है, हम इन चीजों पे ध्यान करते हैं और फोकस करते हैं। 1 to 1 कनेक्ट होके काम करने की कोशिश भी करते हैं और कोशिश ये रहती है कि लोगों का कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम हो उसको कंप्लीट करा जाए। और कांग्रेस की अगर हम बात करें 2014 से पहले की, जैसे मैंने अभी पहले बताया, सब कुछ ऑफलाइन था। उस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। जिस तरीके का भ्रष्टाचार उस समय के अंदर था कि किसी को अधिकार ही नहीं मिला करता था। उसके बाद जो ये ऑनलाइन सिस्टम बना है, उस सिस्टम से बड़ा सुधार हुआ, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, जिससे लोगों का रुझान निरंतर बीजेपी की तरफ है। चाहे वो देश के अंदर हम देखते हैं, चाहे वो प्रदेश के अंदर। ठीक है यशपाल जी, ठीक है। अब कांग्रेस ने क्या तैयारियां की हैं, क्या रणनीति है, वो भी समझ लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सबसे पहले तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि काम काम और काम, केवल काम किया है हमने और काम के मुद्दे पर ही हम आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर सामने आएगी? देखिएगा, कांग्रेस एक आम आदमी की पार्टी है, जनता की पार्टी है, जनता की आवाज है। और कांग्रेस ने समय समय पर इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, समय समय पर लोगों की जन समस्याओं को उठाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है। उन्होंने जितनी भी स्कीमें लागू करी, चाहे आज लाडो योजना की बात करें हम, इन्होंने सभी महिलाओं को देने की बात करी थी 2100 रुपए, लेकिन बाद में उसमें 1 लाख की कंडीशन लगाई, फिर 1,80,000 पर जब विद्रोह हुआ तो 1,80,000 पर। बुढ़ापा पेंशन काटने की बात की, जब पूरे हरियाणा में इसका बवाल मचा तो इन्होंने वापस बहाल करने का नाम लिया। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की बात करें तो किसानों की आवाज को बुलंद किया, मजदूरों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका में बैठ करके और अपनी बात को, लोगों की बात को उठाने का काम किया, चाहे वो विधानसभा हो या पब्लिक के बीच में हो। और हमें पूरा रूप से विश्वास है कि इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ और इनके जो आडंबर है, उस आडंबर को हमने तोड़ने का काम करना। और इस बार लेकिन नवीन जी, यशपाल जी तो कह रहे हैं कि हम आए जब सत्ता में तो हमने भ्रष्टाचार मिटाया, आप कह रहे हैं कि आपने उनके भ्रष्टाचार उजागर किए। जब कांग्रेस सरकार गई थी उस टाइम सीएनजी की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने हमारे ऊपर कोयला घोटाले का नाम लेवे, वो इनका एक जो महाराष्ट्र से गांधी जी बन के आए थे, उनको इन्होंने बिठाया आरएसएस ने मिलकर के, और मैं नाम उनका मेरे दिमाग से निकल गया, जिनमें आम आदमी पार्टी भी निकल के आई थी। इन्होंने एक झूठा प्रपंच रचा था अन्ना हजारे जी, प्रपंच रचा, और हमें कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में एक भ्रष्ट सरकार की एक केस बताइए इनके 11 साल के अंदर किसी एक को भी सजा हुई हो, किसी एक का भी भ्रष्टाचार प्रूव हुआ हो, एक सिंगल। और इनमें तो जातिवाद, इनमें तो धर्मवाद, इनमें तो अराजकता, इनके अंदर इस 12 साल आपको लगता है ये सभी मुद्दे इस बार निगम चुनाव में प्रभावित करेंगे जनता को? नवीन जी करेंगे जी, जनता और आपकी जो उस साइड की जो जनता है, और वो तो पढ़ी लिखी और बड़ी ही मतलब सूझवान जनता है। तो शहरों की जनता है, ये शहरों की जनता निर्णय बढ़िया निर्णय देगी और कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। चलिए नवीन जी, अच्छा है आपको अगर विश्वास है, लेकिन अब इससे पहले तो दबदबा भारतीय जनता पार्टी का ही देखने को मिला है। अब आगे की लहर क्या है उसको लेकर कुछ गारंटी नहीं दी जा सकती। यशपाल जी जवाब दीजिए, कई आरोप लगाए नवीन जी ने।
यशपाल जी आपकी आवाज आवाज धीमे नहीं आ जी। रही। 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन मिला करती, मुझे लगता है यशपाल जी वो आपका थोड़ी ऑडियो क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आप थोड़ा तेज बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि अपने कांग्रेस प्रवक्ता को 2014 से पहले का कुछ ध्यान नहीं है। 2014 से पहले पेंशन कैसे मिला करती थी, बीपीएल कार्ड कैसे बना करते थे, उसका ज्ञान इनको होना चाहिए। सबसे पहले पेंशन, जब पेंशन बुढ़ापा पेंशन कैश बना करती थी और कैश के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ करता था, इतना भ्रष्टाचार हुआ करता था कि कोई एक्सपायर हो गया हो, कोई सरपंच है, पार्षद है या नगर निगम के एम्प्लॉइज है, वो लोग क्या करते थे, मिलके कोई एक्सपायर हो गया, उनकी पेंशन ले रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन के फेक डॉक्यूमेंट बना के उनकी दी जा रही है। 2014 के बाद वो सिस्टम चेंज हुआ। उस सिस्टम चेंज होने के बाद ऑनलाइन जब से आया है, आपने देखा होगा कि इतने 100 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ, पेंशन उन लोगों ने कटवाई जो लोग एक्सपायर थे, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो सारे ही कांग्रेस के द्वारा दिए हुए उन कामों के तहत परिवार पहचान पर 2014 के बाद आया। आज हमें किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले 2014 से पहले अगर किसी ने पेंशन बनवानी थी, पार्षद के पास जाना पड़ता था, पार्षद के बाद तहसीलदार के पास, तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट बन के जाया करता था एडीसी ऑफिस के अंदर, वहां जाके अप्लाई करते थे और उसके बाद वो चंडीगढ़ फाइल जाती थी और उसके बाद वहां से इजेक्शन लगता था। उन्हीं प्रोसेस के अंदर एक साल लग जाता था और बीच के दलाल आते थे उन लोगों के पास कि आपकी हम पेंशन बनवा देते हैं, तो उनके लिए कुछ पेमेंट दिया करते थे। आज के जो सिस्टम के अंदर परिवार पहचान पत्र के अंदर कौन से क्राइटेरिया में वो आता है, उसकी इनकम कितनी है, किसी पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्षद पे जाने की जरूरत नहीं है, पटवारी पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी तहसीलदार पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो जाएगी, आ जाएगी आपके पास। अगर उस इनकम के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है तो, अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो नहीं आएगी। तो देखिए कितना सिस्टम के अंदर सुधार हुआ है और उस समय और इस समय के अंदर कार्यकाल में जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ फरीदाबाद का, पीछे आपने सुना होगा फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का कोई घोटाला नगर निगम के अंदर हुआ था, उन अधिकारियों ने किया था, जो जो अधिकारी थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट करके उनको सजा मिली। और इनके समय के अंदर अगर कोई घोटाला हुआ करता था तो घोटाला नेता भी साथ मिल जाया करते थे कि हमारा हिस्सा कहाँ है। तो ये है फर्क, ये है जनता के अंदर, जनता का विश्वास बीजेपी के अंदर, बीजेपी के प्रति आने वाला रिजल्ट। मैं आपको एडवांस ये बता रहा हूँ कि आपके सामने होगा, एक तरफा जीत होगी। ये लोग हर यशपाल जी एक तरफा तो मत कहिए, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफा कहेंगे तो कांग्रेस के आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। एक दूसरे को तैयारी एक दूसरे को हराने के लिए हो रही है इनकी। जो 12 दिन एक दूसरे को कैसे हराएंगे और कैसे काम करेंगे जनता के अंदर, जनता तो इनको नकार दीजिए पूरी तरह। आपको हर इलेक्शन के अंदर वो रिजल्ट दिखता है। ठीक है यशपाल जी, इस बार नतीजे आएंगे तो वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। नवीन जी, इस बात का मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी, नवीन जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। राजेंद्र जी देखिए, निकाय चुनाव है तो स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा बात होती है, लेकिन क्योंकि अब जनता पैसिव नहीं रह गई, एक्टिव रह गई, हर एक मुद्दे का आकलन करती है और किसी भी चुनाव में वोट करने जाती है तो हर एक मुद्दे पर, हर एक स्तर के जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाता है। तो क्या राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे जिनका लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जिक्र करती रहती है, क्या उसका असर इस निगम चुनाव में देखने को मिल सकता है राजेंद्र जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि मिला जुला ही असर रहता है। मुख्यतः तो लोकल बॉडी के, सरकार के या जो भी बोर्ड के चुनाव में जनता इस बात पर ध्यान रखती है कि उनकी स्थानीय समस्याओं का समाधान किस तरह से हो रहा है। पानी, बिजली और सफाई और भी कई तरह की जो है साफ सफाई और सड़क, ये सब चीजें वो देखी जाती है। इसके अलावा ये भी है टैक्स वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स है, उसकी वसूली किस तरह से हो रही है, क्या रेट है, तो उसको लेकर भी जो है लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्या इसमें कितना संतुलन होना चाहिए, क्या जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो एक तो ये कुछ फैक्टर्स ही है। बाकी ओवरऑल ये है कि प्रदेश सरकार के कामकाज को भी देखते हैं, जो सुविधाएं सरकार को से दूसरे कोटों में, दूसरे फील्ड में मिल रही होती है, तो उनका भी आकलन किया जाता है और नेशनल लेवल पर भी पॉलिसीज का भी रहता है। तो मिला जुला प्रभाव होता है, लेकिन इसमें प्रधानता मुख्य स्थानीय मुद्दों की होती है। जो शहरी मुद्दे हैं उसमें जो है साफ सफाई, पानी, बिजली, सौंदर्यीकरण और तमाम तरह की सुविधाएं, टैक्स वगैरह,
तो ये सब मिला के ही फैसला होगा। तो लोग देखते हैं कि लोगों का क्या अनुभव इस बार रहा है, क्योंकि अभी बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी की थी तीनों निगमों में। तो अभी ये इस बार के चुनाव में लोग क्या ट्रेंड लेते हैं, क्या फैसला करते हैं, किस तरह से मतदान करते हैं, ये देखना होगा। इसके मुकाबले कांग्रेस किस तरह से वो खड़ी होती है चुनाव में, किस तरह से अपना जो है घोषणा पत्र, पिछली बार तो उन्होंने कोई घोषणा पत्र भी जारी किया था, तो लोकल बॉडी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। हाँ। कोई घोषणा पत्र वगैरह किस तरह का कोई वादे लेके आती है, और जो है अभी तक जो सुविधाएं मिलती नहीं है उनके मुकाबले वो कुछ और क्या बेहतर करने की बात करती है, तो हो सकता है कि लोग उसको पसंद करें। तो ये तो देखने की बात होगी कि लोग किस तरह से उसका आकलन करते हैं। बाकी ये है कि कांग्रेस के लिए एक अवसर है कि वो जो है अभी जो है विधानसभा चुनाव के बाद ये बड़ा चुनाव एक तरह से आया है जो डायरेक्ट चुनाव है पब्लिक के सामने। पहले तो ये राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये तो अप्रत्यक्ष था एक तरह से कि जो आपके एमएलए थे वो चुनाव कर रहे थे, उनको ही चुनना था। लेकिन अब ये जो है सीधा जनता से सीधा चुनाव है और ये पहला चुनाव है। तो कांग्रेस देखते हैं कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड बदलने के लिए क्या करती है, कितना कर पाती है, सब देखने की बात है। सबसे बड़ी बात जनता का साथ कितना हासिल कर पाती है राजेंद्र जी, ये देखना होगा। नवीन जी, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस बाहरी लोगों से क्या लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी से क्या लड़ेगी, अगर अंदर ही जो लोग हैं वो एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो फिलहाल यही है कि संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश की जा रही थी उसकी एक तस्वीर तो सामने आए कम से कम। देखिए, मैं पहले एक बार मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जवाब दे दूं। उन्होंने कहा परिवार पहचान पत्र बनने के बाद कोई किसी तरह की सबसे बड़ी समस्या ही परिवार पर पहचान पत्र है। उसमें एक एरर आ जाए, पता नहीं कितने लोगों की इन्होंने इनकम बढ़ा देते हैं और उसके बाद ठीक करने के लिए वो चक्कर ही काटते रहते हैं, ये ठीक कैसे होएगी, मेरी पेंशन कैसे बचे। इतनी बुरी हालात है परिवार पहचान पत्र की कि इन जिसको ठीक कराने के लिए किस के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, या आप लोग पर्सनली निजी तौर पर जाकर के पता कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का, चलो इन्होंने माना भी हमारे टाइम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने किन अधिकारियों को, क्या 200 करोड़ रुपए का घोटाला किसी कमिश्नर लेवल के आदमी के बिना घोटाला हो गया? किन लोगों को इन्होंने सजा दी? नीचे लेवल के छोटे अधिकारियों को इन्होंने रगड़ने का काम किया। और ये कहते अगर कोई कांग्रेस के टाइम में घोटाला हुआ तो उनके नेता कहते थे हमारा हिस्सा कहाँ है। का नाम बताएं तो कांग्रेस के टाइम में एक सिंगल घोटाला भी हुआ हो, केवल उन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने बात करी भावना इन्होंने जो टैक्स लगाए, जितने टैक्स लगा दिए वो पूरा टैक्स नाम पर, मतलब पालिका में जो भ्रष्टाचार है, नगर परिषदों में जो भ्रष्टाचार है, नगर निगमों में जो भ्रष्टाचार है, वो चरम सीमा पे। पहले हम लोग कहा करते थे पुलिस में भ्रष्टाचार है, अब पुलिस महकमा तो बहुत ही हो गया। इतना भ्रष्टाचार इन नगर परिषदों में इनके टाइम इतना बुरा आप सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने कितना बुरा हाल कर रखा है भ्रष्टाचार का। ठीक है नवीन जी, आपके ऑडियो में भी कुछ दिक्कत आ रही है। हेलो जी, हाँ, अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का संगठन मजबूत था। आप ये देखिए कि विधानसभा का इलेक्शन हमने बिना संगठन के लड़ा, केवल 1% वोट का डिफरेंस था, और वो भी इनके राहुल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ 25 लाख वोटों को फर्जी वोट बताने का काम किया। और जो अभी एसआर हुई है, जो अभी इन्होंने जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो करा है, अभी दोबारा से वोटिंग बनाई है, उन्हीं एरिया में, जिन एरिया में राहुल जी ने कहा ये फर्जी वोट बने हुए हैं, उतने उनसे भी ज्यादा वोट कटने का काम हुआ है। ठीक है, इसी हरियाणा के अंदर। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार भ्रष्टाचार से ही बन करके आई है। ये सरकार लोगों के मैंडेट नहीं है। अगर ये ईमानदारी से इलेक्शन कराएंगे तो कांग्रेस 100% जीत करके। ठीक है नवीन जी, हालांकि देखिए कांग्रेस के पास संगठनात्मक ढांचा हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग कांग्रेस का हिस्सा है वो तो कम से कम एक परिवार की तरह सामने दिखें। अलग अलग दिखते हैं तो ये कांग्रेस को ही कमजोर करता है। नवीन जी, आपके पास वापस आऊंगी। यशपाल जी, जिस मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी को, अपनी पार्टी को 100 मार्क्स देते हैं, उसी पर कांग्रेस सामने आती है और आपके माइनस मार्किंग करके चली जाती है। यशपाल जी। हेलो जी, यशपाल जी।
जी रिपीट करिए एक बार, मैं थोड़ा सा ब्रेक हो गया। यशपाल जी, आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर आपने कुछ काम नहीं किया, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा आपने उठाया, उन्होंने उसको लेकर भी सवाल उठा दिए। यानी ओवरऑल आपके रिपोर्ट कार्ड में जो आप कह रहे हैं कि 100 और 100 काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, कुछ विश्वास कांग्रेस को नहीं है भारतीय जनता पार्टी के इन दावों पर? देखिए, कांग्रेस में काफी प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि कांग्रेस के समय के अंदर कोई घोटाला बताएं जिसमें नेता और फलाना साथ रहता हो, साथ मिला हो। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, जो भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है वो लोग ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे समय में कब हुआ। इनको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, इसमें इनको थोड़ा सा ज्ञान ये होना चाहिए। मैं नगर निगम गुरुग्राम के अंदर 2011 से 2016 के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर, मैंने दोनों राज देखे बड़े नजदीकी से, दोनों का कार्यकाल देखा है। कांग्रेस के अंदर किस तरीके की भ्रष्टाचार हुआ करते थे और किस तरीके से फाइलिंग सिस्टम था और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। ठेका यहाँ हुआ करता था, रोड बनती थी कहीं और जाके, रोड बनती थी रोहतक जाके, और पैसा नगर निगम गुरुग्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। इस तरीके के घोटाले हुआ करते थे जिनके खिलाफ कंप्लेंट करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, जिनके खिलाफ उन ठेकेदारों के खिलाफ कुछ भी लिख दिया जाए तो भी कोई इंक्वायरी नहीं हुआ करती थी। FIR दर्ज होने की तो बात ही अलग है। और दूसरा कार्यकाल देखा 2014 के बाद, अगर छोटी सी भी गलती किसी बड़े से बड़े नेता से हो जाए, बड़े से बड़े अधिकारी पे हो जाए गलती, तो उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट हुई है तो इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर सच पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है बीजेपी का राज। देखिए यशपाल जी, इसको लेकर तो लगातार कांग्रेस यही कहती है कि आप अधिकारियों पर कार्रवाई कर देते हैं, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर देते हैं, जिसकी गलती नहीं होती उसे भी फंसा देते हैं। ऐसे कई आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जाते हैं। बताइए, नगर निगम फरीदाबाद में चीफ इंजीनियर छोटा एम्प्लॉइज होता है, IAS छोटा एम्प्लॉइज होता है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप इनसे ये जानकारी थोड़ी, मुझे लगता है जानकारी लेकर रहना चाहिए। चीफ इंजीनियर ना तो छोटा अधिकारी होता है, ना कमिश्नर छोटा अधिकारी होता है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो लोग दोषी थे सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ठीक है यशपाल जी, नवीन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन फिलहाल जनता को एक बहुत खास बातचीत सुनाना जरूरी है। हरियाणा न्यूज ने राज्य चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त से बात की है, क्या कुछ कहा है सुना देते हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज आयोग की तरफ से जो है घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया तारीखों का चुनाव को लेकर। और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद चेयरमैन आयोग के मौजूद हैं, देवेंद्र कल्याण मौजूद हैं, उनसे तमाम बातचीत करते हैं। सर, आज तारीखों का ऐलान किया गया, सबसे पहले तो वो सब जानना चाहेंगे कब कब कौन सी तारीख को कौन से जो है चुनाव होने वाले हैं। सर देखिए, चुनाव जो हमारे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, 1 कमेटी का है और 3 काउंसिल के हैं। वो इलेक्शंस हमारे 10 मई को ही होंगे, एक ही दिन करेंगे। और 528 जगह हमारे पंचायती राज के जो बाई इलेक्शन होते हैं, किसी भी वजह से पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति का मेंबर या जिला परिषद का मेंबर, उसका कहीं वैकेंसी आ जाती है तो वो हम लोग पीरियडिकली बाई इलेक्शन कराते हैं। वो भी सारे 10 मई को रविवार के दिन होंगे। अगर बात की जाए मतगणना की, चाहे पंचायती राज की हो, वो किस प्रकार से रहने वाली है, वो उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव है तो नगर निकायों के लिए कोई फिर से रीपोल कहीं पे हो, उसके लिए 12 तारीख निश्चित की गई है। तो नगर निकायों की सारी गिनती 13 तारीख को होगी, 13 मई को, बुधवार का दिन है। जो पंचायती राज के हैं, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, ये जनरली इलेक्शन के बाद ही सुचारू रूप से इलेक्शन हो गए, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 तारीख की रात शाम को ही इसको गिनती करवा दें। आचार संहिता की बात की जाए तो सर कब से शुरू हो जाएगी? आचार संहिता आज से लग चुकी है जी। जिस प्रकार से कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या ये आचार संहिता के दायरे में कार्यक्रम रहने वाला है सर? देखिए, आचार संहिता के दायरे में जो कार्यक्रम नहीं हो सकता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो कार्यक्रम नहीं होगा। तो माना जाए कि कल ये कार्यक्रम यहाँ पर जो नहीं मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बट मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आचार संहिता के बाहर कोई भी कार्यक्रम कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का पूरा
वो रहे। सर अगर बात की जाए खर्च की, क्योंकि जिस प्रकार से जब भी चुनाव होता है तो खर्च की बात की जाए तो अलग अलग तरीके का खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पैसे बांट दिए गए, शराब बांट दी गई, उसको लेकर भी कोई समय सीमा तय की गई है कि इतना खर्च जो है किया जा सकता है? वो तो सीमा का तो मैंने घोषणा करी दी थी ना कि कौन कितना कर सकता है। बाकायदा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहते हैं, वो भी उसको मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ प्रशासन नहीं, इसमें हमारे जो वोटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको भी जागरूकता कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी तभी, ताकि जो इलेक्शंस हैं इसमें जो भी इलीगलिटीज आप कह रहे हैं कि वो होती हैं, वो हमारी सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो सकती। तो मैं तो सिटीजन्स को भी ये अनुरोध करूंगा कि हमें इस वोटिंग का जो पर्व है इसको बिल्कुल जैसे हम एक पूजा करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से हमें वोटिंग को बहुत उसी तरह का दर्जा देना चाहिए और किसी तरह से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी से। जो आपका मन कहे। पुलिस बल लगाया जाएगा सर? वो बिल्कुल लगाया जाएगा। ये जिला प्रशासन का काम होता है कि वो जो संवेदनशील बूथ होते हैं उनकी वो चिन्हित कर लेते हैं और उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल एक होता है संवेदनशील बूथों का, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर आप हरियाणा न्यूज के माध्यम से आमजन को क्या अपील करना चाहेंगे, मतदाताओं को क्या कुछ अपील आपकी तरफ से करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि अपने विवेक से वोटिंग कीजिए और जो भी चुनाव आपके आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहना चाहिए। मैं तो कहूँ कि हर मतदाता को चाहिए कि अपना वोट का अधिकार वहाँ पे यूज़ करे, और क्योंकि अल्टीमेटली जिनको वो चुनते हैं वो उनका भविष्य होता है एक तरह से, क्योंकि वो उस गांव में, उस शहर में उनके लिए डेवलपमेंट के काम करते हैं। तो जो भी उनको उपयुक्त कैंडिडेट है, मैक्सिमम वोटिंग करने का ही एक अनुरोध रहेगा। सर अब की बार नोटा भी जो है लाया गया है, तो नोटा की क्या भूमिका रहने वाली है सर? नहीं, नोटा पहले भी था यहाँ पे। नोटा का सिर्फ हमने क्लैरिफिकेशन दिया है कि नोटा वोट को निकाल के जिस कैंडिडेट की मैक्सिमम वोट होगी उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ चेयरमैन देवेंद्र कल्याण, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा आज से ही जो है आचार संहिता जो है लागू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, कंधार हरियाणा न्यूज, पंचकुला। तो देवेंद्र कल्याण को आप सुन रहे थे, बताया कि चुनाव आयोग कितना तैयार है, प्रशासन कितना तैयार है इस चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए। अब वापस अपनी चर्चा पे लौटेंगे। नवीन जी, इसके बाद मैं आपसे आऊंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन पहले मैं राजेंद्र जी से समझना चाहूंगी। राजेंद्र जी, देखिए लगातार यही कहा जाता है कि अंतरकलह की वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। अभी पंचकुला में कांग्रेस की अंतरकलह का एक मामला फिर से सुर्खियों में, क्योंकि निगम चुनाव भी पास आ गए हैं। कितना आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ने वाला है कांग्रेस पर? नहीं, देखिए अंतरकलह का प्रभाव बड़ा पड़ता है। कारण क्या है कि गुट जो है एक दूसरे के विरुद्ध काम करने लग जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से बहुत तीव्र हो जाती है गुटबाजी, तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं एक दूसरे के हराने के लिए, एक दूसरे के वोट रोकने के लिए, एक दूसरे के समर्थकों को जो है भ्रमित करने के लिए वो काफी एक्टिव हो जाते हैं। उससे पार्टी को नुकसान होता है। अगर पार्टी को गुटबाजी से नुकसान नहीं होता तो चलती रहती गुटबाजी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब गुटबाजी बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है तो वो गुट जो है एक दूसरे के खिलाफ काम करने लग जाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और ऑफिशियल जो कैंडिडेट है, जो अधिकृत रूप से उम्मीदवार तय किए जाते हैं, उसके विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं। वो जो है उसके फेवर में जो मतदान होता है उसको जो है डाइवर्ट करने लग जाते हैं। तो ये गुटबाजी बहुत नुकसान पहुंचाती है। लगातार कांग्रेस का एक्सपीरियंस रहा है कि गुटबाजी से वो काफी कुछ जो है अपनी सफलताओं को जो है खोती रही है। तो इस बार वो देखते हैं कि लोकल बॉडीज के चुनाव में अभी क्या है कि ये चुनाव है, इससे उसका अगर वो सफलता हासिल होती है तो हौसला बढ़ेगा पार्टी का और आगे की तैयारियां बढ़ेंगी और कुछ कंट्रोल भी होगा गुटबाजी पर। अगर ये एक्सरसाइज अभी कर ली जाए कि गुटबाजी को रोकने के लिए, संबंध जो है सबको एकजुटता के लिए जो कुछ भी पार्टी अपना नेतृत्व अपने स्तर पर कर सकता है वो अगर करता है और अगर गुटबाजी रोकने में सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर आगे का रास्ता जो है कांग्रेस के लिए ठीक होगा। उनको अभी जो है इस चुनाव को एक तरह से रिहर्सल के रूप में, बड़े चुनाव की एक पूर्वाभ्यास के रूप में देखना चाहिए और उस हिसाब से उसको तैयारी करनी चाहिए। अपना एजेंडा भी बनाना चाहिए कि वो मतदाताओं के साथ क्या वादे करते हैं। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो अब तक जो काम करती रही है, जो उनको दिखाई देता है कि कहाँ कमियां रही है, तो उन मुद्दों को अगर वो उठाएंगे और अपना एक एजेंडा सेट करेंगे, लोगों के साथ एक ठीक से वादे करेंगे, तो हो सकता है कि सफलता मिले। तो देखना कि कांग्रेस क्या कर पाती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, और ये भी देखना होगा कि कांग्रेस जो ये स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें हम लोकल चुनाव के लिए बहुत अहम मानते हैं, उनको जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचा पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी।
नवीन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि देवेंद्र कल्याण की बातों पे आपको भरोसा है या नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे? ठीक है, देवेंद्र कल्याण जी ने आपने एक ही मुद्दा उठाया कि यहाँ परसों अम्बेडकर जी की जयंती के ऊपर रैली होने जा रही है, नवीन जी आ रहे हैं और वो गोलमोल जवाब देकर के साइड में हो गए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने निष्पक्ष चुनाव होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अभी मेरे साथी यशपाल जी ने एक बात कही कि सड़क के पैसे गुड़गांव से जारी हुए और बनी रोहतक में जाकर। अब कितनी आज से इतने मेच्योर आदमी हैं यशपाल जी, खुद पार्षद रहे हैं और प्रवक्ता प्रदेश के मुखिया है, पार्टी के आईना है, चेहरा है, क्या बात करते? अरे आपके तो गुड़गांव के अंदर आपने बरसात के अंदर देखा नहीं क्या हाल हो गया था नगर परिषद का? आईना सामने नहीं आ गया था कि सारा का सारा गुड़गांव पानी के अंदर जल-मगल था, गंदा पानी सड़कों पर था। आपने देखा नहीं गुड़गांव का हाल? कोई गाड़ी टप नहीं सकती थी, सारी सड़कें टूटी हुई थी और आप बात करते हो कि विकास की बात करते हो। अभी साल पहले की घटनाएं आपके सामने नहीं है। ये एक्चुअल में इन्होंने पब्लिक को मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा है और हमारी हरियाणा की पूरे हिंदुस्तान की जनता थोड़ी भावनाओं में बह जाती है और ये उसका नजायज फायदा उठाते हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई नमाज पढ़ने के नाम पर या ऐसे ऐसे घोषणे करते हैं जिसमें जनता बैठ जाती है। लेकिन अभी जितने व्यापक स्तर पर कैसे जनता की भावनाएं स्थिर हैं, अलग अलग हम क्षेत्रों में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है, जो सियासी पकड़ है, उसके हर कोई राजनीतिक पंडित मुरीद ही होते हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि इस बार कांग्रेस कितना बेहतर कर पाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।